हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं स्टार्ट करूँगी न्यू टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। Concept of disease refers to abnormal condition or disorder that affect the normal structure or function of an organism, often causing sign and symptoms. Concept of disease का मतलब क्या है? डिसीज़ क्या होता है? डिसीज़ का मतलब होता है एक बीमारी, एक ऐसी इलनेस जो हमारी बॉडी में हो जाती है और होने के बाद क्या करती है? पहले हमारी बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, फिर बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट करती है, उसके बाद वो क्या करती है? साइन एंड सिम्टम्स भी कॉज करती है। ठीक है। डिसीज़ कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस फैक्टर। डिसीज़ जो है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो जाती है, जैसे कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होना, इन्फेक्शन की वजह से, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से एंड लाइफ स्टाइल की वजह से। ठीक है। आजकल लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत सारी डिसीज़ जो है वो देखने को मिल रही हैं। की एलिमेंट इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज, द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ द कंडीशन एंड द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन थ्रू साइन एंड सिम्टम्स। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसका जो की एलिमेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़ का, वो क्या है? सबसे पहले हमें उसकी कॉज का पता करना चाहिए, इटियोलॉजी का पता करना चाहिए, जो डिसीज़ है वो कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई है, उसकी पैथोजेनेसिस का पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स की हेल्प से। ठीक है। फिर उसको डायग्नोस भी किया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन किया जाता है। तो जो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन है वो एक सेंट्रल एस्पेक्ट है मैनेजिंग डिसीज इन हेल्थ केयर। मतलब हेल्थ केयर में डिसीज़ का पता करो, उसका डायग्नोस करो, उसको ट्रीटमेंट करो, उसको प्रिवेंट करो। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज इज क्रूशियल इन मेडिकल प्रैक्टिस फॉर अंडरस्टैंडिंग, डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग हेल्थ रिलेटेड इशूज़। जितने भी हेल्थ रिलेटेड इशूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, उनको अंडरस्टैंड करो, डायग्नोस करो। ठीक है। तो इसमें ये जो है बताया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़। देन हमारा आता है बायोलॉजिकल डायमेंशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़। बायोलॉजिकल डायमेंशन मतलब बायोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ डिसीज़ एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन ऑफ डिसीज़। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आता है? साइकोलॉजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, एपिडेमियोलॉजिकल डायमेंशन। तो वन बाई वन करके हम इसको देखते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट है वो है साइकोलॉजिकल डायमेंशन, सेकंड सोशल एंड कल्चर। साइकोलॉजिकल में क्या आता है? साइकोलॉजिकल का हमारा आता है मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर। जो भी साइकोलॉजी, जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशन, कोपिंग, मेंटल हेल्थ। सोशल मतलब हमारा सोसाइटी के साथ कैसा बॉन्ड है, हमारे फैमिली के साथ, हमारा एजुकेशन, हमारा ऑक्यूपेशन, ये सोशल में क्या अफेक्ट कर रहा है, वो हमारे होते हैं सोशल फैक्टर। ठीक है। देन कल्चरल में क्या होता है? हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट्स, हमारे जो कल्चर है वो हम फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो हमारे होते हैं कल्चरल फैक्टर। ओके। देन हमारा आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कैसी है, घर पे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, मॉडरेट फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, जो सारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वो ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, वो एजुकेटेड है या नहीं है। तो ये हमारा जो इकोनॉमिक है, जो इनकम है हाउस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हमारा आता है इन्वायरमेंट, फिजिकल सराउंडिंग, जैसे कि एयर, वाटर क्वालिटी, सैनिटेशन, हाउसिंग, क्लाइमेट, ये सारा अच्छा है या नहीं है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो भी अफेक्ट करता है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है सबसे पहले पता करना कहाँ से डिसीज़ का ओरिजिन हुआ है, उसके बारे में, उसको कंट्रोल करना, डिसीज़ को पॉपुलेशन में, उसको आइडेंटिफाई करना, रिस्क फैक्टर पता करना, प्रिवेंट करना, प्रमोट करना और इनकरेज करना उस डिसीज़ से प्रिवेंट होने के लिए। तो ये हमारा होता है एपिडेमियोलॉजिकल। ओके। देन हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़ इन डिटेल। ओके। तो फर्स्ट है हमारा जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मेकअप इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। कुछ ऐसी डिसीज़ होती हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे जीन में क्या होते हैं, हमारे एंसेस्टर से हमारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर के थ्रू डिसीज़ होना। जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, डायबिटीज़। तो ये जो डिसीज़ होती है क्या होती है? ट्रांसफ़र हो जाती है थ्रू द जेनेटिक मेकअप। ओके। देन हमारा है लाइफ स्टाइल। हमारी जो डेली हैबिट्स होती हैं वो भी हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। अनहेल्दी बिहेवियर इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैनी डिसीज़। अगर हम अनहेल्दी बिहेवियर रखेंगे, लाइफ स्टाइल अपना ख़राब रखेंगे, तो जो डिसीज़ की जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी, पुअर स्लीप, स्ट्रेस, इन सब की वजह से भी जो डिसीज़ है वो क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है। देन हमारा आता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। हमारी जो फैमिली की इनकम है, ऑक्यूपेशन क्या है, लिविंग कंडीशन कैसी। अगर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेट होगा तो क्या होगा? पुअर न्यूट्रिशन होगा, ओवर क्राउडिंग होगी, लिमिटेड हेल्थ केयर एसेस होंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने, और कोई जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो क्या हो जाता है? तो उसका जो बेबी होता है वो माल नरिश्ड हो जाता है। माल नरिश के साथ साथ उसको बहुत सारी डिसीज़ भी हो जाती हैं, मदर को बहुत सारी डिसीज़ हो जाती है अगर उसको हम प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते। तो ये जो फैक्टर है सोशो इकोनॉमिक, इस तरह जो है वो अफेक्ट करता है। ओके।
फिर हमारा आता है इन्फेक्शियस एजेंट। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। इनसे क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होना, कोविड-19, मलेरिया, रिंगवॉर्म, ये सारी डिसीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। एजुकेशन लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम एजुकेशन किसी के पास होगा तो क्या करेगा, वो अपनी इम्प्रूव कर सकता है हेल्थ को, हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकता है। हायर एजुकेशन है तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है डिसीज़ को, प्रिवेंशन को, न्यूट्रिशन को, हाइजीन को और ट्रीटमेंट को। अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट भी वो ले सकता है अगर उसको एजुकेशन है तो। असेस टू हेल्थ केयर, इसका क्या मतलब होता है, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। जो भी क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज दी गई हैं वो एक अफोर्डेबल प्राइसेस में होनी चाहिए, जिसकी वजह से अर्ली डायग्नोसिस करा सकें, ट्रीटमेंट करा सकें, इम्यूनाइजेशन करा सकें, रेगुलर चेकअप्स करा सकें और जो डिसीज़ का बर्डन है वो रिड्यूस हो सके। इसका मतलब होता है एसेस टू हेल्थ केयर। ओके, देन लास्ट हमारा आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, स्टेबल गवर्नमेंट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हेल्थ पॉलिसीज, हेल्थ केयर फंडिंग, डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम्स। ठीक है, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन डिस्टर्ब हेल्थ सर्विसेज एंड इंक्रीज डिसीज आउटब्रेक। इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है अगर वो हमें सपोर्ट करती है हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में, फंडिंग में और हेल्थ केयर डिसीज़ प्रोग्राम में, जो कंट्रोल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इसमें जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो सपोर्ट करती है। वही अगर ये गवर्नमेंट सपोर्ट करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, डिसीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा, ना कोई प्रिवेंशन करेगा उसका और ना ही कोई अर्ली प्रिवेंशन कर पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो गवर्नमेंट होती है क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जो है हमेशा सपोर्ट करती है, उसके लिए फंडिंग भी करती है और फंडिंग के साथ साथ वो बहुत सारे कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाती है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थ्योरीज ऑफ डिसीज़। इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ओके, इस पार्ट में इतना ही। देन थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।